हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मेहनत कर में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज मेडाइवल हिस्ट्री का हम लेक्चर नंबर 41 करने जा रहे हैं। देखो, लास्ट लेक्चर्स में हमने मराठा साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे एक बार जाएं और अगर जब हम उत्तर मुगल काल पढ़ रहे थे तो वहां पर जब हम मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह को पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान होगा उस समय मैंने बताया था कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से बिखरा, बहुत ही तेजी से बिखरा। बंगाल मुगलों से अलग हो गया था, नीचे हैदराबाद मुगलों से अलग हो गया, ऊपर अवध मुगलों से अलग हो गया, उधर मराठे मुगलों से स्वतंत्र हो रहे थे। तो मोहम्मद शाह के समय मुगलों का बिखराव बहुत तेजी से हुआ। वो सारे साम्राज्य जो कभी अकबर औरंगजेब जीत के मुगल साम्राज्य में लेके आए थे, मुगलों और उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह फर्रुखसियर के समय वो मुगलों के हाथ से निकलने लगे। और वहां पर हमने पढ़ते हुए थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि कैसे अवध अलग हुआ, कैसे हैदराबाद अलग हुए, कैसे बंगाल अलग हुए। अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स हमने सबसे पहले देखो, अगर हम लेक्चर नंबर 41 पे आ गए हैं, लेक्चर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था वहां से जहां से भारत पर अरब से आक्रमण होने शुरू हुए। इसमें हम पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज अपने को पढ़ना है कि जब मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था उस समय कैसे कैसे मुगलों का एक तो बिखराव हुआ साम्राज्य का, और साथ में जब अवध अलग हुआ तो फिर आगे वो रियासत कैसे चली, जब हैदराबाद अलग हुआ तो फिर वो आगे आगे कैसे कैसे उसका कार्यकाल रहा, उनके बारे में पढ़ना है। ये जरूरी चीज है और इंटरेस्टिंग भी है और यहां से पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं जी। ये देखो, ये लखनऊ में एक जगह पड़ती है अवध, ये इधर है बंगाल और नीचे है हैदराबाद, ठीक है जी। ये तीन बड़ी रियासतें थी। जो दिल्ली में उन दिनों बैठा था, दिल्ली, ये देखो, दिल्ली में उन दिनों बैठा था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय तीन चीजें, एक अवध प्रांत, दूसरा बंगाल प्रांत और तीसरा हैदराबाद प्रांत, इनसे टूट के अलग हो गया। अवध को अलग किया था सादत खान ने, सादत खान ने। बंगाल को अलग किया था मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। ये दो भाई थे, एक तो मुर्शिद कुली खान और दूसरा अली वर्दी खान, अली वर्दी खान। और हैदराबाद को अलग किया था निजाम उल मुल्क आसफ जहां, आसफ जहां। मुगलों के समय अगर सबसे बड़ी तीन रियासतें अगर मुगलों से अलग हुई तो वो तीन थी, ये एक अवध, एक बंगाल, दूसरी हैदराबाद, ठीक है। आज हमें पढ़ना है अवध और हैदराबाद के बारे में। अगले लेक्चर में हम बंगाल को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो, अवध के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जिस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह, उस समय मुगलों से अवध को अलग कर लिया सादत खान ने। तो अब सादत खान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है जी। चलिए, हेडिंग डालो अवध, ठीक है। अवध को अलग किसने किया? शहादत खान ने। वैसे इसका ऐसे भी लिखा मिलता है, ये शहादत खान, एक्चुअली है ये वाला शहादत खान, ये वाला, ठीक है। शहादत खान ने अवध को मुगलों से अलग किया। कब किया? तो 1722 में किया, 1722 में। उन दिनों दिल्ली का बादशाह कौन था? तो दिल्ली का जो बादशाह था, दिल्ली का बादशाह वो था मोहम्मद शाह। यही वही रंगीला बादशाह है जिसको ऑर्केस्ट्रा बहुत पसंद था। उधर नादिर शाह अटैक कर रहा है, इसी के समय इधर से बाजी विश्वनाथ, इसके पास बालाजी विश्वनाथ कह रहा हूं, बाजीराव इसके सामने अटैक करने गया था जब ये अपना महल छोड़ के भाग गया था। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह आया था जो कोहिनूर का हीरा लूट के लेके चला गया था। इसी के समय शहादत खान ने अवध को इसके कब्जे से अलग कर लिया था और खुद उसका स्वतंत्र राजा बन गया। जब शहादत खान अवध का राजा बना तो राजा बनने के बाद इसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि शहादत खान के समय ही
भारत पर अटैक किया ईरान एवं एशिया के नेपोलियन ने। ईरान एवं एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला कौन? नादिर शाह। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, पहले अगर आप पढ़ेंगे तो जिन दिनों भारत की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बैठा था, उन दिनों ईरान का एक शासक नादिर शाह भारत पर अटैक करता है भारत की अपार संपत्ति के लिए। तो पहले नादिर शाह गलती से चला जाता है सादत खान के पास अवध पे अटैक करने। अब देखो नक्शे से समझो होता क्या है। ये अवध है, ऊपर दिल्ली है, इधर से नादिर शाह आया है ईरान वाले एरिया से, वो पहुंच जाता है अवध। और अवध में जाके नादिर शाह बोलता है लाओ भाई पैसा लाओ, फटाफट पैसा लाओ वरना मारूंगा तुम्हें, क्योंकि नादिर शाह लूट करने आया था। अब अवध का उन दिनों जो शासक था वो था सादत खान। सादत खान हाथ पैर जोड़ता है नादिर शाह के आगे की, हुजूर अभी तो हम मुगल सल्तनत से अलग हुए हैं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हम कहां से तुम्हें पैसा देंगे। शहादत खान नादिर शाह को बोलता है कि अगर आपको असलियत में पैसा लूटना है तो आप गलत आए हो अवध, आप दिल्ली जाओ। दिल्ली की गद्दी पर बैठा है मुगले बादशाह मोहम्मद शाह, आप वहां जाएंगे ना, वहां की धन संपत्ति को देख के बोरा जाओगे। और नादिर शाह को लगता है कि यार अगर सच में इसकी बात सच निकली और दिल्ली पे बहुत पैसा हुआ तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। लेकिन नादिर शाह के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा होता है कि शायद ये अवध का राजा सादत खान मुझसे बचने के लिए तो मुझे यहां से नहीं भगा रहा। तो नादिर शाह बोलता है कि देख सादत खान, तेरे कहने पे मैं दिल्ली पर आक्रमण कर रहा हूं, लेकिन अगर दिल्ली पर मेरे को सही से पैसा नहीं मिला, लूट वूट मेरे को नहीं मिली, तो आके तुझे मारूंगा। सादत खान ने बोला हुजूर बिल्कुल, आप एक बार जाओ तो सही दिल्ली। और आप जानते हैं दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह था और संपूर्ण भारत की जो संपत्ति थी वो मुगल बादशाह के पास थी। तो सादत खान के कहने पर नादिर शाह जाता है दिल्ली अटैक करने। और आप जानते हैं पीछे पड़ चुके नादिर शाह कैसे वहां पर जाके कत्लेआम मचाता है। जब नादिर शाह वहां पर इतना कत्लेआम मचाता है और पूरा लाल किला लूट लेता है। लाल किला में उन दिनों राजा बैठा था मोहम्मद शाह, ये लाल किला छोड़ के ही भाग जाता है और पूरा टेंट, पर्दे, गुलदस्ते उलदस्ते सब उतरवा लेता है नादिर शाह और सब लेके चला जाता है। और एंड में हम पढ़ चुके हैं कैसे वो कोहिनूर का हीरा भी ले जाता है। जब नादिर शाह इतनी धन संपत्ति लूट लेता है तो उसको लगता है कि यार ये मैं इतना माला माल अगर हो पाया हूं तो किसकी वजह से? सादत खान की वजह से। क्योंकि नादिर शाह को तो इंडिया में आइडिया ही नहीं था। नादिर शाह को किसने आइडिया दिया कि भारत में बहुत पैसा है? सादत खान ने। तो नादिर शाह को लगता है यार सादत खान की वजह से मैंने इतना पैसा लूटा, तो क्यों ना थोड़ा सा अपना लूटे हुए पैसे में से थोड़ी सी जो ये मैंने जो लूटपाट करी इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं सादत खान को देके आ जाता हूं गिफ्ट के तौर पर। और फिर नादिर शाह सारी धन संपत्ति लूटी हुई को लेके उसका कुछ अंश सादत खान को देने के लिए अवध की तरफ बढ़ता है। अब मैंने आपको बताया पीछे नादिर शाह ने बोला था कि अवध के राजा सादत खान ध्यान रखियो, अगर मेरे को दिल्ली में लूट नहीं मिली तो वो वापस आऊंगा और तुझे टांगूंगा उल्टा। लेकिन अभी उसको लूट भरमार मिल गई है। अभी वो अवध इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कुछ अंश देना चाहता है अपनी लूटपाट का सादत खान को। लेकिन इधर सादत खान को लगता है कि अगर नादिर शाह वापस आ रहा है अवध, इसका मतलब उसको दिल्ली में लूट नहीं मिली है। और ये इतना बड़ा पागल बकलोल होता है कि मात्र उसके डर से जहर की गोली खा के मर जाता है सादत खान। क्योंकि इसको पता है कि भाई अगर नादिर शाह आएगा तो बहुत गंदी मौत मारेगा। क्योंकि इसने दिल्ली में, मैंने आपको बताया था, जामा मस्जिद पे चढ़ के ऐलान किया था कि जब तक मेरी तलवार मियान में ना डल जाए तब तक संपूर्ण दिल्ली में कत्ले आम मचना चाहिए। और दिल्ली काट दी गई थी उस दिन पूरी। तो जब इसने पूरी दिल्ली को काट दिया तो इसके लिए ये सादत खान कौन था? तो सादत खान के अंदर शहादत बैठ गई कि भाई मारेगा गंदा। तो जैसे ही सादत खान को पता चला कि भाई नादिर शाह वापस लौट रहा है अवध, ये गोली खा के मर जाता है। अब नादिर शाह जाता है, भाई कहां है सादत खान? सादत खान उसे शाबाशी देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, उसकी वजह से हमने लूट करी, बड़ा ग्रेट आदमी है जी, ऐसे आदमी होना चाहिए। उसकी बीवी गाली बक रही है नादिर शाह को कि ससुरे तेरे डर के मारे गोली खा के मर गया, वो जहर की, तेरी वजह से हुआ है, ये है वो है। बीवी आंटी वगैरह तो बोलती है ना। तो सादत खान की रानी ने नादिर शाह को दबा के गाली दी
अब नादिर शाह कह रहा है भाई गाली काय को बक रही है, बात तो बता कि बात कुछ नहीं है, तेरे डर के चक्कर में मेरा राजा जहर की गोली खा के मर गया। नादिर शाह कह रहा है यार ये तो गलत हो गया। और फिर नादिर शाह अपनी लूटी हुई संपत्ति का कुछ अंश रानी को देके वापस लौट जाता है। कहा जाता है जब नादिर शाह पंजाब पेशावर वाले रास्ते से इस पूरी लूटी हुई संपत्ति को लूट के लेके वो गया था तो रास्ते में सोना गिरता हुआ गया था, इतना सोना लूटा था इसने। आप इमेजिन कीजिए, लगभग 500 साल मुगलों ने हमें लूटा है, उससे पहले लगभग 300 साल दिल्ली सल्तनत ने हमें लूटा है, उसके बाद 200 साल हमें अंग्रेजों ने लूटा है। उस बीच कभी नादिर शाह आ रहा है, कभी अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, 5-6 बार भारत पे अहमद शाह अब्दाली अटैक करने आया, तब जाके आज हम यहां खड़े हैं। इमेजिन कीजिए अगर हमें लूटा नहीं गया होता तो आज हम कहां होते। पूरे संसार को अगर लीड कर रहा होता तो भारत कर रहा होता। वो तो बस कुछ हमारी इतिहास में गलतियां ऐसी रही जिनकी वजह से आज हम थोड़ा सा पीछे आ गए, हालांकि हम बहुत तरक्की भी कर रहे हैं। तो सादत खान के बारे में समझ आया। सादत खान के बारे में मोटा मोटा क्या याद रखना है, 1722 में इसने मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध को मुगलों से अलग किया। इसके काल में 1737 या 39 के आसपास नादिर शाह भारत आता है। 1739 में 1739 में जब नादिर शाह आता है तो नादिर शाह के डर के मारे ये फांसी खा के मर जाता है, व्हाटएवर जैसे भी मरता है, ठीक है। अब जब सादत खान मरता है तो सादत खान के मरने के बाद इसका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है सफदरजंग। सफदरजंग, आप अगर दिल्ली में आएंगे तो एम्स के सामने हॉस्पिटल भी है सफदरजंग। इन्हीं महाशय को वो तवज्जो देने के लिए बनाया गया है, सफदरजंग इनका नाम। तो सफदरजंग कौन था? सादत खान का भतीजा था। अच्छा, एक चीज और याद रखें, जब मुगलों से अवध को अलग किया गया तो अवध में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो सादत खान ने बड़ी बढ़िया कर दी। किसानों की हालत अच्छी करी, टैक्स उनसे कम लिया, जो बड़े बड़े जमींदार थे जो किसानों पर अत्याचार करते थे उन पर लगाम लगाई, जो बड़े बड़े जमींदार थे जो पैसे का मिसयूज करते थे उनको पकड़ के मारा, जो पद वंशानुगत हो चुके थे कि बाप का जो बेटा होगा उसका बेटा वही अधिकारी बनेगा, उस वंशानुगत पदों को खत्म किया। जिसमें असलियत में कैपेबिलिटी हुआ करती थी, सादत खान उनको अधिकार दिया करता था, गद्दी दिया करता था, ओहदे दिया करता था। और दूसरा, सादत खान जो था ये एक सेक्युलर राजा था, इसने अपने समय में बड़े बड़े ओहदे हिंदुओं को दिए। इसका मतलब ये हिंदुओं के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई तो करता था लेकिन बिल्कुल नफरत के भाव से नहीं देखता था, क्योंकि सादत खान ने अवध के कुछ श्रेष्ठ ओहदे हिंदुओं को दे रखे थे अपने शासनकाल में। कुल मिला के मुगलों से कहीं ज्यादा अच्छी प्रशासन व्यवस्था कर दी थी सादत खान ने अपने काल में। इसी को आगे जाके जारी रखा सफदरजंग ने। सफदरजंग ने सारी चीजें बड़ी अच्छी रखी। जो पॉलिसी सादत खान बना के गया था अवध के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, सबको और ज्यादा सुधारने का काम किया सफदरजंग ने। लेकिन करते करते एक समय बाद सफदरजंग की भी मृत्यु हुई, और सफदरजंग की मृत्यु के बाद यहां का जो अगला शासक बना वो बना शुजा-उद-दौला। कौन बना? शुजा-उद-दौला। अब देखिए, शुजा-उद-दौला को समझना जरूरी है। अगर आपने पानीपत मूवी भी देखी हो ना, और ना भी देखी हो तो अब आपको समझ आ जाएगी। देखो, शुजा-उद-दौला के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है कि इसके शासनकाल में क्या होता है। 1764 की बात है, शुजा-उद-दौला के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये सब हम अवध का पढ़ रहे हैं। अवध को 1722 में अलग किया गया है। पहले उसका जो शासक हुआ वो हुआ सादत खान, फिर दूसरा शासक हुआ सफदरजंग, और सफदरजंग की मृत्यु के बाद कौन बन रहा है? शुजा-उद-दौला। अब शुजा-उद-दौला ने, कहते हैं ना कि पड़ी लकड़ी ले लेना, समझ लो ना कि बिना वजह ट्रेन जा रही थी अच्छी खासी, में जाके उसके सामने कट लिया। अगर जा रही थी अच्छी खासी, जाने देता, तुझे क्या कह रही थी ट्रेन? लेकिन बहुत से होते हैं ना कि नहीं, उन्हें चुल मस्ती रहती है, इसने यही गलती करी। देखो इसके समय होता क्या है। ये बंगाल है जी। जिस समय अवध पे शुजा-उद-दौला बैठा था, उस समय यहां पर बैठा था मीर कासिम। बंगाल का जो शासक था वो कौन था? मीर कासिम, ठीक है। और दिल्ली में उन दिनों बैठा था शाह आलम द्वितीय। कौन बैठा था? शाह आलम द्वितीय।
ये चीज आप समझे। जब अवध पे सुजाउद्दौला आया तो दिल्ली में उन दिनों कौन बैठ चुका था? शाह आलम द्वितीय। और उन दिनों बंगाल का जो शासक था वो था मीर कासिम। ठीक है, इन दिनों बंगाल वाला जो एक क्षेत्र है इनका पंगा चल रहा था अंग्रेजों से। बंगाल से पंगा क्यों चल रहा था अंग्रेजों का? क्योंकि अंग्रेज अब बंगाल में अच्छी खासी घुसपैठ कर चुके थे और बंगाल का शासन अपने हाथ में ले चुके थे। क्यों वो बंगाल पर ध्यान दे रहे थे? क्योंकि उन दिनों भारत की व्यापारिक राजधानी बंगाल हुआ करती थी, सबसे ज्यादा बंगाल से भारत का व्यापार हुआ करता था और अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। तो होता क्या है, क्योंकि अंग्रेज और बंगाल के मीर कासिम में ठनठनी हो जाती है तो अंग्रेज अपने बल का प्रयोग करके मीर कासिम को बंगाल के राजा की गद्दी से हटा देते हैं, अपमानित कर देते हैं कि हट, और गद्दी से इसको हटा देते हैं और मीर कासिम की जगह बंगाल का नवाब बना देते हैं मीर जाफर को। किसको बना देते हैं जी? मीर जाफर को। अब जब मीर कासिम को गद्दी से हटाया जाता है तो मीर कासिम के दिल पे बात लग जाती है कि यार इन अंग्रेजों की इतनी हिम्मत कि बंगाल के नवाब को इन्होंने गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बैठा दिया। तो मीर कासिम के अंदर एक भावना आ जाती है कि मैं इन अंग्रेजों से बदला लेके रहूंगा कि इन्होंने मुझे गद्दी से हटाया कैसे। अब मीर जो कासिम है वो अकेला तो लड़ नहीं सकता अंग्रेजों से, तो धीरे 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 मीर कासिम ने संगठन बनाने शुरू करे। जितने भी अंग्रेजों के दुश्मन थे उनसे जाके दोस्ती करी। उसका विचार यह था कि सारे अंग्रेजों के दुश्मनों से मैं दोस्ती करके एक बड़ा सा अलायंस बनाऊंगा, एक गठबंधन बनाऊंगा और सबकी आर्मी के साथ अंग्रेजों पे अटैक करके अंग्रेजों को बंगाल से भगाऊंगा। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रहा था बेसिकली। तो इसी प्रयास में मीर कासिम करता करता गया अवध के राजा सुजाउद्दौला के पास और सुजाउद्दौला से बोला कि देखो जी, धीरे धीरे भारत पर वर्चस्व बढ़ता जा रहा है अंग्रेजों का। आज उन्होंने बंगाल के राजा को पलटा है, कल को सुजाउद्दौला आपकी जगह किसी और को बिठा देंगे, परसों दिल्ली में किसी और को बिठा देंगे। तो हम पे अभी टाइम है, हम दोनों मिलके अंग्रेजों को मारते हैं। अच्छा, उन दिनों सुजाउद्दौला भी थोड़ा अंग्रेजों से डरा बैठा था। सुजाउद्दौला जानता था कि अंग्रेजों से उसे डर है। अंग्रेजों पे मॉडर्न हथियार थे, नए नए टेक्नोलॉजी बेस, और हमारे राजा भी सारे चक्कू, हथौड़े, छैनी, पिलास इनसे लड़ रहे थे। तो सुजाउद्दौला को भी डर था कि कल को अगर अंग्रेज अवध आते हैं तो अवध में आके वो कुछ तख्ता पलट करवा सकते हैं। तो सुजाउद्दौला ने बोला, हाँ मीर कासिम ठीक है, हम दोनों मिलके बंगाल पर अटैक करते हैं। इतनी सुजाउद्दौला ने बोला, मीर कासिम रुक, मुझे एक आइडिया और आया। तो मीर कासिम ने बोला, क्या? कि दिल्ली चलते हैं। कहां चलते हैं? दिल्ली। और दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह कौन बैठा था? शाह आलम द्वितीय। कौन बैठा था? शाह आलम द्वितीय। और सुजाउद्दौला ने बोला कि शाह आलम द्वितीय अपना जानने वाला है और शाह आलम द्वितीय भी इन दिनों बहुत ज्यादा अंग्रेजों से परेशान है, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ बंगाल पे इन दिनों घुसपैठ नहीं कर रहे थे, वो लगातार मुगल बादशाह को भी परेशान कर रहे थे, वो मराठों को भी परेशान कर रहे थे, वो अवध, हैदराबाद, हर जगह धीरे धीरे अंग्रेज अपनी तनतनी दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं शाह आलम भी अंग्रेजों से परेशान था। तो सुजाउद्दौला ने बोला कि देख, तू भी अंग्रेजों से परेशान है, मैं भी अंग्रेजों से परेशान हूं, और दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम भी अंग्रेजों से परेशान है, तो क्यों ना तीनों मिलकर अंग्रेजों को मारे। तो मीर कासिम ने बोला, वेरी गुड वेरी गुड, गुड आइडिया, चलो चलते हैं दिल्ली। अब मीर कासिम और सुजाउद्दौला उठ के गए दिल्ली, और दिल्ली में कौन बैठा था? शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के पास जाके अर्जी लगाई कि हुजूर, कल को अगर हमने आज ही कार्रवाई नहीं करी तो हो सकता है कि कल को हमें ऐसा दिन देखना पड़े कि अंग्रेज आके हमारे साम्राज्य पर कब्जा कर लें, और हम तीनों मिलके एक त्रिगुट सेना बनाते हैं। कैसी सेना बनाते हैं? त्रिगुट सेना। और त्रिगुट सेना मिलके अंग्रेजों को मारती है, अंग्रेजों को मारेंगे और मार के भारत से भगाएंगे। शाह आलम द्वितीय ने बोला, भाई वाह, लोंडे तो काम किए हैं, बड़ा अच्छा प्लान दिया है। बंगाल, अवध और मुगल जब आपस में मिलकर अंग्रेजों से लड़ेंगे तो अंग्रेजों को क्या बस की जो हमारा कुछ कर जाए। अबे तुम ईंट, पत्थर, रोड़े, छैनी, हथौड़े, पिलास से लड़ोगे, लाठी, डंडा, बांस, स्केल, वो ले गएंगे तोप, मशीन गन, AK-47, धन एक बार में 40 गोली, 40 आदमी एक बार में साफ। इन्हें कुछ नहीं पता अभी। इन्होंने तोप, चलो तोप तो इन्होंने देखी थी, इन्हें पता ही नहीं था मिसाइल, मशीन गन होती क्या है। इन्हें तो वही भाले, चक्कू, छैनी, पिलास से लड़ने की आदत थी। इनको लगा कि हमारी संख्या ज्यादा होगी, हम पे चक्कू छैनी ज्यादा है, हम जाके अंग्रेजों को मारेंगे। तीनों ने सेना बना ली अपनी, त्रिगुट सेना।
उन दिनों दक्षिण भारत में अंग्रेजों का एक गवर्नर बैठा था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को यह चीजें पता चली कि ये तीनों मिलके हम पे बजाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि अगर हम इन्हें इस युद्ध में इन तीनों को हरा दिया तो बंगाल पर भी कब्जा हमारा, अवध पर भी कब्जा हमारा, और दिल्ली पर भी डायरेक्टली कब्जा हमारा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि इस युद्ध को ढंग से लड़ते हैं। और 1764 में, कब जी? 1764 में एक युद्ध होता है जिसको बोला गया बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ जी? बक्सर का युद्ध। जिन दिनों बक्सर का युद्ध हुआ है उस समय बंगाल से नेतृत्व कर रहा था मीर कासिम, अवध से नेतृत्व कर रहा था शुजाउद्दौला, और दिल्ली से आया था शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर का युद्ध किस किस में हो रहा है? तो बक्सर का युद्ध हो रहा है त्रिगुट सेना में, और इधर से हो रहा है अंग्रेजों में। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा, मतलब जो मेन है वो है रॉबर्ट क्लाइव, और त्रिगुट सेना में जो मेन है वो है मुगले बादशाह शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव उन दिनों के सबसे खूंखार कमांडरों में से एक हेक्टर मुनरो। ये हेक्टर मुनरो एक ऐसा कमांडर था जिसने अंग्रेजों को इससे पहले ना जाने कितने युद्धों में जीत दिलाई थी। बड़ा ही क्रूर और बड़ा ही मारकाट वाला ये गवर्नर था, गवर्नर कह रहा हूं, सेनापति था, कमांडर था। रॉबर्ट क्लाइव ने हेक्टर मुनरो को बुलाया और बोला, बेटा तेरी जरूरत है, उधर से 3-3 आर्मी आके हमसे लड़ेगी और तुझे अकेले जाके मार के आना है तीनों को। हेक्टर मुनरो ने बोला, सर जी तुम जो काम कह रहे हो जाएगा। और हेक्टर मुनरो जाता है अंग्रेजों की तरफ से, और त्रिगुट सेना में कौन कौन आ रहा है? शाह आलम द्वितीय, और आ रहा है मीर कासिम, और साथ में कौन आ रहा है? शुजाउद्दौला। कौन आ रहा है जी? शुजाउद्दौला। एक युद्ध होता है, ये युद्ध जिसको हम बोलते हैं 1764 का युद्ध, और इस युद्ध में अंग्रेज इन तीनों को हरा देते हैं। बक्सर का युद्ध इसलिए हमारे इतिहास में इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि बक्सर के युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया था कि अब भारत पर राज कौन करेगा। क्यों? क्योंकि अवध को लगभग उन्होंने खत्म कर दिया, मुगल तो खैर इन दिनों बर्बाद हो ही चुके थे, और उन्होंने बंगाल को भी नष्ट कर दिया। हालांकि 1757 के प्लासी के युद्ध में पहले वो बंगाल को जीत चुके थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत करके अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर का युद्ध जीत के अपनी जो औपनिवेशवाद की जो इनकी नीति थी, या इनके जो मनचाहे इनके अंदर एक चाह थी कि हम भारत पर राज करें, 1764 के युद्ध ने अंग्रेजों के दरबार खोले। कैसे खोले? इन तीनों को हरा के। अब जब इन तीनों को हरा दिया गया तो समझौते करेंगे। अब मैंने, आप शुरू से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, अब तो आपको आइडिया होगा, जब भी कोई दो पक्ष आपस में लड़ते हैं तो जो जीतता है उस पे दो ऑप्शन होते हैं कि या तो इसको मार दे या इससे समझौते कर ले। समझौते ऐसे हुआ करते थे कि आज के बाद तू मेरे को इतना टैक्स देगा, इतना नजराना पेश किया करेगा, मेरे खिलाफ बगावत नहीं करेगा, जब मैं तेरे को बुलाऊंगा तो अपनी आर्मी लेके हमारे लड़ने आएगा। ये समझौते हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने बोला कि अभी डायरेक्ट इनको मार देना अच्छा नहीं होगा, इनसे समझौते करते हैं। तो इससे क्या समझौते हुए हम आगे पढ़ेंगे, मीर कासिम को जब पढ़ेंगे, जब बंगाल, अभी हमारा मेन क्या चल रहा है? अवध। तो शुजाउद्दौला से क्या समझौते हुए वो अभी हम पढ़ते हैं। तो टोटली बक्सर के युद्ध में कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गए। अब जब शुजाउद्दौला ये जो बैठा है यहां पर, जब युद्ध हार गया, जब ये युद्ध हार गया तो शुजाउद्दौला के पास अंग्रेज गए और अंग्रेजों ने बोला, शुजाउद्दौला एक बात बता, हमने तो मीर कासिम से पंगा लिया था, हमने तुझे तो कुछ बोला ही नहीं था, तू क्यों बिना वजह युद्ध लड़ने आया? शुजाउद्दौला ने बोला, साहब जी गलती हो गई, मेरे को तो लगता था, मेरे अंदर खून गर्म था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे क्या पता कि तुम ये पता नहीं क्या कैसी कैसी बंदूक लेकर आए और हमें पीट दिया तुमने। तो अंग्रेजों ने बोला, यहां पर गलती की सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है, माफी तो मिलती नहीं। और शुजाउद्दौला से बोला कि अब देख, जो हम करेंगे तुझे मानना पड़ेगा वरना हम तुझे जान से मार देंगे। और क्योंकि शुजाउद्दौला हारा था तो उसे अंग्रेजों की एक बात माननी पड़ी। इसमें हुआ क्या, अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला पर एक आरोप लगा दिया। वो आरोप था कुप्रशासन का आरोप, कुप्रशासन का आरोप। अंग्रेजों ने युद्ध जीतने के बाद
अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर एक आरोप लगाया, जिस आरोप को बोलते हैं कुप्रशासन का आरोप। मतलब ये अवध के प्रशासन को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, अवध की जनता को खुश नहीं कर पा रहा है, कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जिससे अवध के लोगों का विकास हो, और इसलिए हम शुजाउद्दौला को उसके पद से हटाते हैं। और क्योंकि शुजाउद्दौला हारा था, पीछे इसको बता दिया गया था कि जैसे जैसे हम बोलेंगे पब्लिक के सामने हाँ करता रहियो वरना जान से मार देंगे। तो शुजाउद्दौला ने बोला हाँ जी देखो अब मेरे बस की नहीं है अवध का शासन करना, और ये अंग्रेज बढ़िया आदमी है। क्योंकि शुजाउद्दौला हारा था, बोलना पड़ा, और ठीक है मैं कुप्रशासन के आरोप को कबूल करता हूं और मैं नवाबों की गद्दी से हटता हूं। और फाइनली शुजाउद्दौला को हटा दिया गया, और अवध का जो आखिरी नवाब बना आगे जाके वो बना वाजिद अली। कौन बना जी? वाजिद अली। तो अवध का जो आखिरी नवाब जाके बना वो बना वाजिद अली। देखो सबसे पहले सादत खान, सादत खान के बाद सफदरजंग, सफदरजंग के बाद तीसरा शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला के बाद चौथा वाजिद अली। अब देखो आपने देखा होगा क्यों लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। अब समझ पा रहे हैं ना अवध कहां पड़ता है? लखनऊ कानपुर वाला जो क्षेत्र है वो अवध कहलाता है, ठीक है। उसके बीच का जो सारा आसपास का जो क्षेत्र है वो अवध कहलाता है। आपने देखा होगा लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, आपको आज समझ आएगा कि क्यों। देखो वाजिद अली लखनऊ जो इनकी राजधानी थी उसमें रहा करता था। इसने लखनऊ में एक मकबरा बनवाया जिसको बोला जाता है भूल भुलैया। क्या बोला जाता है जी? भूल भुलैया। अगर आप लखनऊ जाएंगे तो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, क्लॉक टावर और बराबर में ये है भूल भुलैया। भूल भुलैया में सच में जाके इंसान रास्ते भूल जाता है। आप जहां भी जाएंगे रास्ते बंद है, आपको लगेगा अच्छा इधर रास्ता है, जैसे आप जाएंगे रास्ता बंद है। भूल भुलैया इसलिए नाम है क्योंकि उसमें जो भी जाता है वो भूल जाता है कि उसको जाना किधर है। घुसोगे नीचे बेसमेंट में, निकल जाओगे छत पे ऊपर। हम गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो तो सही है, एक बार हम गए भूल भुलैया। अब होता क्या, जब आप ऐसी जगह जाते हैं ना तो आपको गाइडर लेके जाना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे कि दिस इज व्हाट, दिस इज दिस। वो इंग्लिश में बोलते रहते हैं पता नहीं क्या क्या, अपने को तो मुंडी लानी है, यस यस यस, समझ कुछ आता नहीं भाई। इंग्लिश तो अपन जानते हैं ना हमारी कैसी है, हमारी हिंदी मजबूत है, तो वो बताते रहते हैं ये वो। अब लड़के जब जा रहे हैं तो वो उनके अंदर टशन ही अलग रहता है। वो बोलते हैं बट हम गाइडर लेके थोड़ी नहीं जाएंगे, हम खुद गाइडर है, हम खुद निकल जाएंगे। अब मैं और मेरा एक दोस्त है, हम चले गए। अब हमें लगा कि हम निकल जाएंगे, और भाई हम तो खो गए रास्ते में। 2 घंटे तक इधर उधर घूमते रहे। वो तो भगवान की कृपा थी कि कहीं जाके हम छत पे निकल गए, तब जाके राहत आई। ओए होए चलो ठीक है निकल तो गए। तो वो भूल भुलैया जो बनवाई थी ना लखनऊ में, वो बनवाई थी वाजिद अली ने। और उसको बनवाने का कारण ये था कि वाजिद अली भूल भुलैया के अंदर जितने भी गुप्त रास्ते थे, छिपे हुए रास्ते थे, या कौन सा रास्ता कहां निकलेगा, एक रास्ते के बारे में पता था वाजिद अली को। और वाजिद अली ने भूल भुलैया का निर्माण ही इसलिए करवाया था कि यदि आने वाले समय में अंग्रेज मेरे पे अटैक करेंगे तो मैं भूल भुलैया में कहीं भी छिप जाऊंगा। और भूल भुलैया एक ऐसा मकबरा टाइप था जहां पर अगर कोई एक बार चला गया तो दोबारा निकलने का नाम नहीं लेगा पहली बार में। तो अब होता क्या है, एक दिन वाजिद अली मस्त भूल भुलैया की छत पे बैठ के ताश खेल रहा है। भाई राजा महाराजा इनके शौक होते थे ऐसे, कुछ भी कर रहे, शिकार पे जा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, दूध में गुलाब के पत्ते डाल के इनकी रानियों को नहलाया जा रहा है। बढ़िया 2 रानियां ऐसे धीरे धीरे पंखा हिला रही है कि हवा ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे हिलाती थी। राजा महाराजाओं के शौक ऐसे हुआ करते थे। अब एक दिन छत पे बैठा था आराम से, सारी इसकी जितनी भी अवाम वगैरह, इसके जितने भी नौकर चाकर थे, सब अपने महल में काम कर रहे थे। एकदम से अंग्रेज अटैक कर देते हैं भूल भुलैया पे। अंग्रेजों की प्लानिंग थी कि सीधा वाजिद अली पे अटैक करेंगे, वाजिद अली को पकड़ के जेल में डालेंगे, और बहुत हो गया, कभी शुजाउद्दौला आ रहा है, कभी सादत खान आ रहा है, कभी सफदरजंग आ रहा है, कभी वाजिद अली, इकट्ठा अवध को निपटाते हैं और अवध पर कंट्रोल कर लेते हैं। वाजिद अली के समय में अंग्रेज एक दिन अटैक कर देते हैं भूल भुलैया पे। अब ये छत पे बैठा है, जैसे ही सारी आवाम को, सारे नौकर चाकरों को पता चलता है कि भूल भुलैया पर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया है, सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं। जब सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं तो सब तो अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में, कोई उस गेट से निकल गया, कोई उस गेट से निकल गया, अंग्रेजों से जैसे तैसे निकल गया। अंग्रेजों का मेन टारगेट था वाजिद अली, आम जनता अंग्रेजों का टारगेट नहीं थी। अंग्रेज जानते थे आम जनता को तो आराम से तोड़ा जा सकता है अगर उनके राजा को तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने जाके, उनका मेन फोकस था कि वाजिद अली को ढूंढो, वाजिद अली का है।
अब वाजिद अली को ढूंढा गया पूरी भूल भुलैया में, कहीं नहीं मिले। 2-4 अंग्रेज ऊपर जो चढ़े, देखा छत पे बैठा है आराम से। अभी आपको समझ आएगा क्यों नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। तो अंग्रेज गए और वाजिद अली को पकड़ लिया छत पे जाके। अंग्रेजों ने बोला, भाई वाजिद अली एक बात बता, पूरी तेरी जितनी भी आवाम है सब इधर से उधर भाग गई, तू क्यों नहीं भागा? तू एक जगह बैठा हुआ है, जबकि तुझे पता है हम तुझे अटैक करके तुझे मार लगाएंगे, तुझे उल्टा लटकाएंगे, लाल करेंगे तेरा सब। समझ गए ना क्या लाल करोगे? पीट पीट के। वाजिद अली का आंसर था कि मैं भागता कैसे? जो मेरे को जूते पहराता है वो तो भाग गया, मैं खुद थोड़ी ना जूते पहनूंगा अपने, मैं तो राजा हूं और नंगे पैर में भागूंगा नहीं, मेरी शान को नुकसान पहुंचेगा। ससुरा इसलिए नहीं भागा था सिर्फ क्योंकि इसको जूते पहराने वाले जिसकी नौकरी थी वो इसको जूता पहराने भूल गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने अटैक किया था तो वो अपनी जान बचाता हुआ भाग गया, इसको जूते पहराने भूल गया, और क्योंकि इसे कोई जूता पहराने वाला नहीं था तो ये खाट पे बैठा रहा। इसलिए लखनऊ को क्या बोला जाने लगा? नवाबों का शहर। जी एक से एक नवाब हुए हैं। क्या बोला गया? नवाबों का शहर। ठीक है। इसी की रानी थी, इसकी रानी की भी देखो चर्चे सुनो, इसी की रानी थी बेगम हजरत महल। इसकी रानी का क्या नाम था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में बताया जाता है कि बेगम हजरत महल दिमाग से बिल्कुल यूपीएससी क्रैकर टाइप लड़की थी। समझ जाओ, मतलब दिमाग तो भगवान ने 100 कन्याओं का दिमाग अकेली इस रानी के अंदर दे दिया था। अकेली इस रानी के अंदर इतना दिमाग था इसमें। इसके चर्चे सुनो, देखो इसके समय में होता क्या था कि पहले राजा महाराजाओं पे सोने हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। तो जैसे कोई एक जगह पे सोना पड़ा है बहुत सारा, वहां पे धन वन पड़ा है, लेकिन वहां पे तुम्हें कुछ काम कराना है तो वहां से सोना हटा के तुम्हें कहीं और रखना पड़ेगा, तभी तो तुम उस जगह पे काम करा पाओगे। तो इसके समय एक बार क्या होता है कि इसकी सारी जितनी भी ये नौकरी चाकरी करने वाली जो इसकी महिलाएं होती थी वो सब बोरे रख रख के सोना छत पे चढ़ा रहे थे। कुछ काम करना होगा जहां पर सोना रखा था वहां पे। तो बेगम हजरत महल बोलती है कि आप ये सारा सोना कहां ले जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैडम सोना गीला गीला हो गया है तो सोने को सुखाने जा रही है छत पे। तो बेगम हजरत बोला, वाह वाह वेरी गुड, चलो सुखाओ। अब जब लाए तो बेगम हजरत ने बोला कि आप जब सोना सुखाने गए थे तो कितनी बोरी लेकर गए थे? जी 20 बोरी लेकर गए थे। अब जब तुम सोना लेकर आए तब तो तुम 18 बोरी लाए हो, 2 बोरी कहां गई? इसकी नौकरानी ने बोल दिया, मैडम जी 2 बोरी सोना तो सूख गया, सूख के चीज छोटी हो जाती है, तो 2 बोरी सोना मैम सूख गया और सूख के छोटा हो गया। बेगम हजरत महल करी, हाँ वेरी गुड, ठीक कह रहे हो। ऐसी थी चर्चे मिलते हैं इसके बेगम हजरत महल के। ठीक है। अब होता क्या है, वाजिद अली को पकड़ के अंग्रेज ले गए और ले जाने के बाद इसे टांग दिया उल्टा जेल में, और इससे क्रोधित हो गई इसकी बीवी बेगम हजरत महल। इसीलिए हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब 1857 की क्रांति हुई, कौन सी क्रांति हुई जी? 1857 की क्रांति। तो उस क्रांति में अगर अवध की तरफ से कोई अंग्रेजों से लड़ी थी तो वो लड़ी थी बेगम हजरत महल। कारण क्या था? 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का सिर्फ एक कारण था कि उसके राजा वाजिद अली को अंग्रेज पकड़ के ले गए थे। बेगम हजरत महल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी भारत में क्या चल रहा है, हमें अंग्रेजों से आजाद होना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं था इसकी आइडियोलॉजी 1857 में पार्टिसिपेट करने की। ये सिर्फ इसलिए लड़ी थी 1857 में अवध की तरफ से क्योंकि इसे वाजिद अली को जो अंग्रेज उल्टा टांग के ले गए थे जेल में, उसका बदला लेना था। और फाइनली हम आगे पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेज जीते। उसके बाद बेगम हजरत महल भी समझ गई थी कि हम हार चुके हैं। इसके बाद बेगम हजरत महल चली गई थी 1857 के बाद नेपाल। कहां चली गई थी? नेपाल। और नेपाल में बेगम हजरत महल की हो गई मृत्यु, और मृत्यु के बाद टोटली पूरे अवध पर कंट्रोल हो गया अंग्रेजों का। समझ आया? अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे अवध को, बंगाल को, हैदराबाद को, कर्नाटक को, मराठाओं को कैसे मुगलों ने मुगल साम्राज्य में इन्होंने सबको अलग अलग कर लिया, और फाइनली कैसे अंग्रेजों ने इन सब पर अटैक कर लिया, कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि कैसे सादत खान ने मुगलों से
अवध को छीना, और हमने लास्ट में देखा कैसे अंग्रेजों ने इनसे अवध को छीना। तो ऐसे ही हम ये छोटे छोटे बाकी सारी चीजों को समझेंगे। आज हमने अवध समझ लिया, ये आधे घंटे का लगभग लेक्चर हो गया होगा, दूसरा लेक्चर कल डाल दूंगा। आज हमने अवध को समझ लिया, कल हम कभी बंगाल को पढ़ेंगे, मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, मराठे सबको समझेंगे। तो होपफुली आज आपको समझ आया होगा कि कैसे अवध पर कब्जा अंग्रेजों ने किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।